तो जब मैं 4th क्लास में था, सबसे पहले एक एक्सीडेंट, एक हादसा हो गया मेरे साथ, जिसमें मुझे अपना एक हाथ खोना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी जब मेरी पूरी फैमिली मायूस थी, मेरे मम्मी पापा मायूस थे, बोले हुए बच्चे के साथ क्या हो गया, ज़िंदगी बिगड़ गई। तो मैं उनको एक ही बात कहता था, मैं जिंदा तो हूँ, मैं जिंदा हूँ। अगर वो टायर मेरी गर्दन से निकलता तो मेरी ज़िंदगी अंत हो जाती, बट मैं जिंदा हूँ ना, तो कुछ नहीं हुआ लाइफ में। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तैसे मैं संभला अपनी लाइफ में। मेरी सेकेंडरी एजुकेशन हुई, 10th क्लास मैंने पास आउट किया। उसी से पहले जब 8th क्लास में मैं था, एक लंबी बीमारी के चलते मदर एक्सपायर हो गई। मेरी ज़िंदगी में दूसरा बड़ा झटका लगा। उसके बाद जैसे ही मैंने कॉलेज में एंट्री की, सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर में, पता लगा फादर एक्सपायर हो गए। अब ज़िंदगी में तीसरा बड़ा झटका था। मैं नहीं जानता था मेहनत क्या है, लेकिन मैं इतना समझ गया था, बीइंग एल्डेस्ट आई हैड टू अर्न, कि सबसे बड़ा होने के कारण मुझे अर्निंग करनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जो कि अपने आप में एक कहानी है। वो शख्स हैं सत्यवान जी, जो कि उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से अगर कोई इंसान गुजरता है तो इंसान का टूटना ज़्यादा लाजमी होता है बजाय कि वो उभर पाए। लेकिन ये आज अपने आप को उस मुकाम तक ले आए हैं कि दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। अभी इन्होंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बारे में इन्हीं से पूछूंगा। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, वो एग्ज़ाम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम था और उसके अंदर भी 81वां रैंक लाना और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अब इनकी थोड़ी सी मैं स्टोरी आपको बता दूं। आप देख सकते हैं कि एक हाथ इनका नहीं है, जो कि बचपन में ही एक हादसे के अंदर चला गया था। परिवार में सबसे बड़े थे। इनके जो माता पिता हैं, वो भी माताजी जब ये स्कूलिंग में थे उस टाइम पे गुजर गई, और उसके बाद पिताजी जब इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उस टाइम पे पिताजी भी जा चुके थे। और उसके बाद परिवार को पालना और अपने लिए जो रहने सहने के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो भी हासिल करना, जुटाना। आज अच्छी खासी जगह पे रह रहे हैं और अच्छा खासा जो मुकाम है वो भी इन्होंने हासिल किया है। चलिए पहले इन्हीं से हम बात कर लेते हैं और इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सत्यवान जी, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। जी सर, सबसे पहले सभी को नमस्कार। हाँ सर, आप ये बताएं, सबसे पहले जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि आपने जो एग्ज़ाम है वो कौन सा क्रैक किया है और कौन सी आपकी जो रैंक है वो आई। सर, मैंने CISR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट किया गया था। रिजल्ट CISR ने दिया और ये केमिकल साइंस में मैंने ऑल ओवर इंडिया में 81 रैंक लेके पास किया है। बिल्कुल। अब आपकी लाइफ के ऊपर आते हैं सर, ये बताएं, मुझे पता लगा कि जो लाइफ है वो बहुत संघर्षपूर्ण है। वो बीती है बचपन में माता पिता का गुजर जाना और उसके बाद एक हादसे में हाथ का चले जाना। जी सर, मेरी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छे स्कूल में हुई है। प्राइमरी एजुकेशन मेरी UP में हुई है। तो जब मैं 4th क्लास में था, सबसे पहले एक एक्सीडेंट, एक हादसा हो गया मेरे साथ, जिसमें मुझे अपना एक हाथ खोना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी जब मेरी पूरी फैमिली मायूस थी, मेरे मम्मी पापा मायूस थे, बोले हुए बच्चे के साथ क्या हो गया, ज़िंदगी बिगड़ गई। तो मैं उनको एक ही बात कहता था, मैं जिंदा तो हूँ, मैं जिंदा हूँ। अगर वो टायर मेरी गर्दन से निकलता तो मेरी ज़िंदगी अंत हो जाती, बट मैं जिंदा हूँ ना, तो कुछ नहीं हुआ लाइफ में। जी। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तैसे मैं संभला अपनी लाइफ में। मेरी सेकेंडरी एजुकेशन हुई, 10th क्लास मैंने पास आउट किया। उसी से पहले जब 8th क्लास में मैं था, एक लंबी बीमारी के चलते मदर एक्सपायर हो गई। मेरी ज़िंदगी में दूसरा बड़ा झटका लगा। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, चलते रहो, तुम बढ़ते रहो। जी। उसके बाद फादर ने कुछ ज़िंदगी संभाली, सपोर्ट किया, अच्छी एजुकेशन दी। +2 में सेंट्रल स्कूल नारनौल से पास आउट हूँ।
तो उसके बाद जैसे ही मैंने कॉलेज में एंट्री की, सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर में पता लगा फादर एक्सपायर हो गए। अब ज़िंदगी में तीसरा बड़ा झटका था। अब मैंने सोच लिया कि ज़िंदगी कोई परीक्षा ले रही है या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो उसको भी, चल देखते हैं। उतना होने के बाद भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा सर, मैं लगा रहा। लोग मेरे को बचपन से कहते थे, मेरे गुरुजी, पड़ोसी, दोस्त, परिवार, मित्रगण, बोले बेटा मेहनत कर। मैं नहीं जानता था मेहनत क्या है, लेकिन मैं इतना समझ गया था, बीइंग एल्डेस्ट आई हैड टू अर्न, कि सबसे बड़ा होने के कारण मुझे अर्निंग करनी पड़ी, परिवार को संभालना पड़ा। मेरे पास में सबसे बड़े थे, कितने भाई बहन? 4 भाई बहनों में, उनको भी संभालना पड़ा, परिवार को पालना पड़ा। मुझे लगा कि मुझे अब एक जिम्मेदारी का रोल प्ले करना है, तो उस जिम्मेदारी के लिए मुझे अर्निंग करनी थी। एक अच्छे दोस्तों की कंपनी से बीएससी पास आउट होते ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाया, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया, अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, केमिस्ट्री को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया सर। मैं सुबह ट्यूशन पढ़ाता, कॉलेज जाता, आके फिर पढ़ाता, फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता, रात तक पढ़ाता। मुझे पता ही नहीं लग पाया मैं कब टीचर बन गया, और एक बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा टीचर भी नहीं हूँ। मैं एक उस लेवल का टीचर बन गया कि हर बच्चे की क्वेरी को मैं अच्छे से सोल्व कर सकता हूँ, किसी भी लेवल पे हो। तो जिंदगी के हर पहलू को जीना सीख लिया मैंने। मेहनत क्या है, अगर कोई चीज़ अपने मन बना लिया तो बस उसको पा लेना, वही मेहनत। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, अब करना क्या है, बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, कोचिंग लेवल पे हम लोग चले गए। तो सर 2014 में, 14 से पहले की अगर मैं बात बताऊं तो 10 में एक बहुत बड़ा और जिम्मेदारी थी कि भाई छोटे भाई की शादी करनी, बड़े भाई की शादी करनी, परिवार को सेट करना। तो वो सब भी हो गया मैनेज परिवार समाज की हेल्प से। 14 में मैंने डिसीजन लिया कि घर छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। महेंद्रगढ़ में जाके मैंने वहाँ जाके कोचिंग स्टार्ट कर दिया अपना, कि महेंद्रगढ़ आज के दिन एजुकेशन हब है, और जहाँ केमिस्ट्री के बहुत सारे टीचर हैं उनके बीच में बैठना पड़ेगा। एक नहीं, बहुत सारे टीचर हैं, उनके बीच में बैठो तब जाके निकर में आओगे। तो सर मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने कोचिंग स्टार्ट की, स्कूल भी ज्वाइन किया, और धीरे 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 अपने सब्जेक्ट को निखारते गए, मेहनत करते गए। 14 के बाद 15-16 में एक वो दौर आ गया था मेरी लाइफ में कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाना शुरू करता था, 10 बजे तक ट्यूशन ही ट्यूशन करवाता था। मेरी आवाज़, मेरे वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ गई। ये मेरी लाइफ में रात के 10 बजे तक पढ़ाते रहते, अगला झटका आ गया। क्योंकि मेरे जो सपने थे ना, वो मैंने देखे थे, वो मुझे पूरे करने थे, कि भाई अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, सारी चीज़ हो। आज के दिन मेरे पास सब कुछ है, तो वो कैसे पूरे हों। जब मुझे माहौल मिला तो मैंने रात के 9-9, 10-10 बजे तक ट्यूशन करवाए हैं, और उस ट्यूशन के दौरान मेरी वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग हो गई, आवाज़ बंद हो गई थी। ये अगला झटका था। डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई यू हैव टू चेंज योर प्रोफेशन, बट आई कांट। मैं नहीं कर सकता सर, क्योंकि मेरी तो लाइफ यही है, मैं नहीं छोड़ सकता टीचिंग को। आई लव टीचिंग, माई प्रोफेशन। तो 6 महीने सर मैं बेड रेस्ट पे रहा। 2015 की बातें हैं ये, 15-16 में, 15 लास्ट। अब जैसे जैसे मैं रिकवर हुआ, फरवरी तक इलाज लिया, ट्रीटमेंट, मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इन बिटवीन कुछ साथी बोले यार गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर। मैंने कहा नहीं करूँगा यार, मैं अपना कोचिंग चलाऊँगा, प्राइवेट सेक्टर में मस्त हूँ मैं। बोले नहीं। लेकिन वो जो हादसा हुआ मेरे साथ 6 महीने, जब मैं बेड रेस्ट था, तो पता लगा गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू है। फिर मैंने दिसंबर 16 में नवोदय के फॉर्म निकले हुए थे, जवाहर नवोदय विद्यालय के, तो वो अप्लाई कर दिए मेरे किसी साथी ने फोर्स करके। मैं एग्ज़ाम देने चला गया। जून 17 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और सितंबर में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर। अब मेरे पास ऑप्शन था मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि उस टाइम मैं जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, कनीना RRCM स्कूल, मेरे को 80,000 मेरी सैलरी होती थी। अब 80,000 सैलरी को छोड़ के जाना, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था मैं जाऊं या नहीं जाऊं। बट
फैमिली के प्रेशर के कारण मेरे को ज्वाइन करना पड़ा, कोई बात नहीं। झारखंड मेरी पोस्टिंग मिली मेरे को, बंगाल बॉर्डर पे पाकुर डिस्ट्रिक्ट में। 2 साल मैंने नवोदय की लाइफ जिया है, वहाँ मैं जॉब करके आया हूँ। 2019 में मेरे हरियाणा का रिजल्ट आया, जो कि 15 में मेरा एग्ज़ाम हो चुका था, स्क्रीनिंग हो चुका था 16 में, और वो 19 में रिजल्ट आया। किसी ने यहाँ से कॉल किया कि भाई आपका तो हरियाणा में हो गया। अब क्योंकि अपना घर अपना होता है, समाज सोसाइटी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने डिसीजन किया कि नवोदय को रिजाइन कर देंगे और अब अपने हरियाणा में ज्वाइन करेंगे। तो सर मैंने फरवरी 19 में उधर रिजाइन कर दिया और फरवरी 19 में हरियाणा में ज्वाइन कर लिया एज ए पीजीटी केमिस्ट्री। और एट प्रेजेंट मैं G++ भोजावास पोस्टेड हूँ। आफ्टर दैट कई बार मन में आया कि यार हमने MSc किए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 10 साल हो गई, 12 में MSc की थी, तो कॉलेज कैडर के लिए एक एग्ज़ाम होता है नेट का, वो क्यों नहीं दिया। काफ़ी साथी पूछने लगे, मैंने कहा कभी कहीं मन ही नहीं बनाया कि यार कॉलेज में जाना ही नहीं है। तो बस लास्ट ईयर अभी करंट जो एग्ज़ाम था उसमें मन बन गया, पहली बार फॉर्म अप्लाई किया, और उसके लिए मेरा पढ़ने का जो रूटीन रहता था वो रेगुलर वही रूटीन है। मैं सिर्फ 2 या 3 रात पढ़ा हूँ, 3 ही रात पढ़ा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट मेरे रेगुलर जो कोचिंग दे रहा हूँ मैं बच्चों को, उसी से मेरे को सपोर्ट मिला। कुछ बुक्स हैं जो मुझे 2 या 3 रात काफ़ी हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ के 7 जून को मेरा एग्ज़ाम था, मैं दिया आया, और 1 अगस्त को मेरा ये फाइनल रिजल्ट आया जी। तो रिजल्ट आने से मेरे को देखा कि ऑल ओवर इंडिया में 81 रैंक मिली जी। बिल्कुल, आपकी जो लाइफ की जर्नी जहाँ से शुरू हुई जी, हादसे से और आज तक जी सर, तो उस दिन से और आज तक कैसे देखते हैं अपनी लाइफ को, खुद की लाइफ को क्या सोचते हैं? सर मैं खुद की लाइफ में मेरा एक ही मकसद है कि मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिया हूँ। कभी कोई नेगेटिविटी आई नहीं मेरी लाइफ में, और ना मैंने कोई नेगेटिविटी को इन्वॉल्व होने दिया। सिर्फ लाइफ के कोई भी मुकाम हो मैं हंस के जिया हूँ, यही मेरी थ्योरी है सर। अच्छा, लाइफ में कभी कुछ ऐसा लगा कि मैं ये नहीं कर पाया, किसी चीज़ के लिए रिग्रेट? नहीं सर, कुछ नहीं रिग्रेट। मैं मानता ही नहीं हूँ मेरे एक हाथ है, सामने वाला देख के मेरे को रियलाइज कर देता है, लेकिन मैं कभी मानता नहीं हूँ सर। लोग बोले यार गाड़ी लेनी है, अब स्कूल जाना है, टाइम पे जाना है, तो मैंने कहा गाड़ी चलाऊंगा मैं, ऑटोमेटिक गाड़ी है, मेरी सैलरी है, मैं गाड़ी से जाता हूँ आता हूँ। तो जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो कर लेता हूँ, जो सोच लिया वो करके मानता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ किसी भी शर्त। किसी को मोटिवेट करना हो जी सर, या जो लोग डिप्रेशन में हों या कुछ ऐसी ही चीज़ों के, ऐसी लाइफ के चलते किसी दूसरे उसमें आ गए हों, तो उनको क्या कहना चाहिए? सर देखो, उनके पीछे 2 रीज़न है। या तो फैमिली सपोर्टिंग नहीं है, फैमिली से वो लोग कट ऑफ है। सबसे पहला जो एजुकेशन मिलेगी उनको वो फैमिली से मिलेगी, तो सबसे पहले तो अपने फैमिली के कांटेक्ट में आए। इवन देन जैसे स्टूडेंट लाइफ में कोई बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला गया, उसको अपना टाइम निकाल के अपने पेरेंट्स के पास बैठना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? इसलिए ताकि उनसे ये पूछना चाहिए आप लाइफ में क्या बनना चाहते थे, तो वो लोग बताएंगे कि मैं ये बनना चाहता था बेटा, लेकिन इस कमी के चलते मैं नहीं बन पाया। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम ही नहीं है उनके पास। मीन्स दे आर गोइंग टू स्कूल बट दे आर नॉट लर्निंग। बेस्ट फॉलोवर नहीं है वो। कोई भी टीचर अगर लेक्चर दे रहा है तो उनको बेस्ट फॉलोवर बनना पड़ेगा पहले, और उसके बाद अपना एक रूटीन बना के उनको पढ़ना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक वो बच्चे डिप्रेशन से बाहर हो जाएंगे सर। बिल्कुल, आपने कहा कि आज आप उस मुकाम के ऊपर हैं कि कोई बच्चा आपके पास कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आए, कोई क्वेरी लेकर के आए, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं आपके जिससे वो क्लियर हो जाता है, या उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक तरीका बताएं? देखो सर, बच्चे की फेस एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वो किस वे में इसको समझना चाहता है। अगर कोई बच्चा है वो चाहता है कि ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो भले ही लोकल लैंग्वेज में समझाना पड़े उसको, वो उसको उसी के अंदाज में समझाया जाता है।
तो बेस्ट वे होता है सर वो। कुछ बच्चे इतने सीरियस होते हैं, बस थोड़ा सा हिंट देने की ज़रूरत है, वो अपना कर लेते हैं। कुछ ऐसा है इंग्लिश लैंग्वेज उनके लिए प्रॉब्लम होती है, या फिर लैंग्वेज सिस्टम थोड़ा गैप हो जाता है, तो भाई लोकल लैंग्वेज में आ जाओ तुम। कोई कहानी सुनाई जाती है उनको कि ये इस तरह की कहानी थी, ये इधर गया। तो केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बनती है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, चार्ज की। तो उन कहानियों से उस बच्चे का ब्रेन इस तरह का हो जाएगा, वो परमानेंट मेमोरी पे हो जाएगा। और कुछ ट्रिक्स होती हैं किसी सीरीज़ को याद करने की, है ना। जैसे ये है था कि भाई डिटोल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं। अब डिटोल के जो एंटीसेप्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोरोजाइलिनोल और टेरिपिनोल है। बच्चे को बड़ा टफ होता है याद करने में, बोलो सर याद नहीं होते, तो मैं उनको याद कराता हूँ। कल जाएंगे टपोरी डिटोल लेने, कल जाएंगे टपोरी डिटोल लेने, कल से क्लोरो जाएंगे जाइलिनोल, हो गया याद। बोला सर हो गया याद। तो टपोरी टेरिपिनोल, डेटोल, डेटोल के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, तो परमानेंटली याद हो जाते हैं वो। तो इस वजह से सर मैं हर बच्चे को याद करवा देता हूँ जो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर मेरे तो ये याद नहीं है, वो पहले मैं याद करवा देता हूँ, भले ही उसके लिए कोई ट्रिक बनानी पड़े मेरे को, उसको लोकल लैंग्वेज में समझाना पड़े, किसी भी वे में हो, लेकिन वो खाली याद नहीं जाएगा, वो सीख के जाएगा सर। बिल्कुल। एक सवाल और है, क्योंकि आप टीचर हैं तो टीचर से संबंधित है, क्या जो बच्चा हाई परसेंटेज मार्क्स लेकर के आता है वही एक बेस्ट टीचर हो सकता है, या फिर एक जो मिडल लेवल का बच्चा है वो भी एक अच्छा टीचर हो सकता है? देखो सर, हाई अचीवर स्लो और लो लर्नर्स होते हैं, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, एक्चुअल टीचर की अगर बात करें तो कोई भी बन सकता है, लेकिन बेस्ट टीचर वही होगा जो बच्चे को समझे, उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसके साथ चले और उसके कैरियर ओरिएंटेड। सबसे बड़ा है कि उसके प्रोग्राम को समझे, इस बच्चे को करना क्या है, उसमें मैं सपोर्ट करूं। हाई अचीवर स्टूडेंट हैं, उनका टारगेट होता है मैं नीट कर लूं, जेई मेंस कर लूं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है और उसके अकॉर्डिंग वो उधर चले जाते हैं। तो मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो मिडल या स्लो लर्नर्स ही बन पाते हैं, क्योंकि वो उस एरिया को समझ पाते हैं कि इन बच्चों को कहाँ से रिफाइन करना पड़े, वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे और परसेंटेज मैटर नहीं करता उनके लिए एक स्टूडेंट ओरिएंटेड काम होता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और जो लोग आपको देख रहे हैं वो शायद आपकी कहानी से मोटिवेट भी हो जाए। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो सत्यवान जी की जो स्टोरी है वो आपको समझ आ गई कि कितने संघर्ष से, इतने हादसे और उसके बाद में जीवन को इस लेवल तक लेकर के आना आपके लिए भी, ये आपके जीवन को इंस्पायर कर सकती है और आप भी इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। लेकिन सत्यवान होना आसान नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।